हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड्स। अब देखो होता है क्या पता है कि अब आपकी ज़िंदगी के अंदर हमने देखा पहली बात कि स्टार्टिंग के अंदर तो वो लोग ने आके रहना शुरू किया, फैक्ट्रियाँ खड़ी करने के बाद अब आता है कि उन्होंने अपने एरिया एक्सपांड किया। अब एरिया एक्सपांड होता गया, अब आता है मेन चीज़ है कि साला अब करना क्या है। अब फैक्ट्रियाँ तो लगा दी हैं, हमको जिस रीज़न से हमको इंडिया के अंदर एंटर करना था हम एंटर कर भी गए, अब करें क्या। तो यहाँ पे आता है सबसे मेन चीज़ क्या आती है, वो करते हैं इंडिगो प्लांट्स का ग्रोइंग। आपको साइड में आपको एक जो फोटो दिख रहा है ना, ये आपका इंडिगो प्लांट है जिससे आपकी ब्लू कलर की इंक बनती है। समझो आप, ये ब्लू कलर की इंक नॉर्मली कपड़े में, साड़ियों में और चादर वगैरह के अंदर आपका मोस्ट ऑफली यूज़ की जाती है। मतलब इनडायरेक्टली अगर कॉटन्स या फिर क्लोथ्स की आइटम में अगर आपको कलरिंग करनी है और अगर आप रहते हो 90s या 18 सेंचुरीज में, तब आपको इंडिगो पेंट्स की या फिर इंडिगो इस कलर की आपकी मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 8 से। तो शुरू करते हैं हम लोग ब्रिटिश टर्न्स इन इंडिया। तो किस तरीके से होते हैं, यूरोपियन और ईस्टर्न इंडिया कंपनी को पता था कि उनके पास प्रॉपर ज़मीनें हैं, उनके पास जिस जगह पे वो लोग कब्जा करके बैठे हैं इंडिया के अंदर, उनके पास प्रॉपर लेबर वर्क है, उनको पता है कि यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन है, यहाँ पे इंडिगो प्लांट्स को ग्रो किया जाए और उससे हम लोग ह्यूज प्रॉफिट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब होता भी यही है किस तरीके से कि डिमांड जब होती है इंडिया के अंदर, इंडिगो की डिमांड्स बढ़ती हैं, तब इंडिया के अंदर उन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। उनका मैन्युफैक्चरिंग हब होता है इटलीज में और फ्रांस के अंदर। वहाँ पे इन कपड़ों के या फिर जो इनके द्वारा जितनी भी चीज़ें ब्लू कलर की थी, उन कपड़ों के अंदर उसकी डाइंग्स की जाती थी। क्लियर। और उन कपड़ों को यूरोप्स के अंदर और ईस्टर्न एशियाज़ के अंदर उसको बल्क में और बहुत महंगे दाम में बेचा जाता था। क्लियर। ओके। कल्टीवेशन इन द इंडिगो प्लांट्स। अब इंडिगो प्लांट्स को शुरू करने से पहले उनके पास दो सिस्टम थे। एक पहला सिस्टम था उसका नीच सिस्टम और दूसरा था इसका रोटी सिस्टम और नीच सिस्टम। होता ये है कि नीच सिस्टम वो है उसको कहा जाता है जिसके अंदर इंडिगो प्लांट्स ओनर खुद की लैंड्स पे कम बनाता है, खुद का उगाता है, बनाता मतलब उगाता है और उसको खुद ही अपने पास रख के और खुद ही बेचता है। क्लियर। ये हो गया आपका पहला नीच सिस्टम। फिर आपका आता है रोटी सिस्टम। रोटी सिस्टम में क्या होता है कि लोग किसी की ज़मीन को रेंट पे लेते हैं, उसके ऊपर मज़दूर को हायर करते हैं और मज़दूर लोग उसकी ज़मीन के ऊपर खेतीबाड़ी करते हैं, सब कुछ उगाते हैं और उस ज़मीन का कुछ प्रतिशत हिस्सा उसके ऊपर जितनी कुछ भी उसकी इनकम हो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उस लैंड ओनर को दिया जाता था। तो इसकी दो सिस्टम होती है, कौन से, नीज या फिर रोटी। क्लियर। ओके। आगे बात करते हैं कि प्रॉब्लम विद द नीज कल्टीवेशन। देखो अब दोनों में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड्स हैं। तो उसके लिए मैंने ना नीचे का आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है, वो फ़ोटो के पास चलते हैं जिससे अगर आपको बहुत सारे डाउट आपके यूँ के यूँ नॉर्मली ख़त्म हो जाएंगे। नीज सिस्टम, रोटी सिस्टम। समझ लो पहली बात क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि नीच सिस्टम में जिसके पास ज़मीन है वो खुद उगा रहा है, खुद बेच रहा है, सब कुछ का खुद की मेहनत का कर रहा है। क्लियर। छोटे पार्ट में करना चाहता है छोटे पार्ट में करेगा, बड़े पार्ट में करना चाहता है बड़े पार्ट में करेगा, उसका खुद का कॉल होगा, उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। रोटी सिस्टम में क्या होगा, किसी के पास ज़मीन हमने उधार ले ली, उसको बोल दिया कि जितनी कुछ भी उपज होगी, जितना कुछ भी माल हम बेचेंगे उसके पूरे प्रॉफिट का 10% तेरे को मिलेगा। ख़त्म। वहाँ हो गया, उससे रेंट एग्रीमेंट किया जाएगा और रेंट एग्रीमेंट के थ्रू अपनी ज़मीन को वहाँ पर रेंट पे दे देगा। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि जब कोई इंसान नीच सिस्टम से खुद प्रोडक्शन कर रहा है तो 25% कम प्रोडक्शन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन के बहुत कम हिस्सों के अंदर काम करेगा, बल्कि रोटी के अंदर 25% ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब ज़मीन के ऊपर एक बड़े से हिस्से में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो प्लांट्स को ही ग्रो करना है। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि नीच सिस्टम के अंदर जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो उस प्लांट की कीमत, उस प्लांट की कल्टीवेशंस, उस प्लांट की पूरी प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। इसलिए वो जब लैंड ओनर्स खुद से उगाते हैं तो वो बहुत कम एरियाज़ के अंदर उसको उगाया जाता है।
राइटी के अंदर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको बल्क में चीज़ें मिलती हैं और आपको बहुत बड़े लेवल पे करनी होती है तो आपको कुछ चीज़ें डिस्काउंट्स पे मिल जाती हैं। इसलिए रॉयल्टी सिस्टम उस टाइम पे सक्सेसफुल इसलिए जा रहा था क्योंकि उसको बहुत बड़े लॉकिंग पीरियड्स में और बहुत ज़्यादा लैंड्स को एक्वायर करके उस चीज़ को वहाँ पर रखा जाता था। क्लियर? आगे बात करते हैं कि जब भी इनको जब नीच सिस्टम के द्वारा जब किसी इंसान ने पर्सनल क्रॉप्स को उगाया है, किसी इंडिगो प्लांट्स ने खुद से अपने छोटे से हिस्से में, उसके पास 5 बीघे का खेत है, उसमें उसने खाली 1 बीघे के अंदर इंडिगो प्लांट्स उगाए, तो वो जो उसने 1 बीघे का उगाया है ना, उसका रेट और रियायती सिस्टम में उगाए गए जो इंडिगो प्लांट्स थे उन दोनों का रेट कम, मतलब उन दोनों का रेट डिफरेंट होगा। उसमें पर्सनली उगाए गए जो जितने भी आपके उसमें क्रॉप्स होंगे नीच सिस्टम के द्वारा जिस इंसान ने खुद से उगाई हैं क्रॉप्स, मतलब इंडिगो क्रॉप्स, उसकी पे आउट या फिर उसका पैसा बाकी रियायती से कम ही रहेगा। क्लियर? ओके। और दूसरी चीज़ कि उस टाइम पे नीच सिस्टम के ऊपर लोन्स अवेलेबल नहीं थी, बट अगर आपका रियायती सिस्टम है तो उसके ऊपर लोन्स अवेलेबल थी। क्यों? क्योंकि इसके सीड्स बहुत महंगे मिलते थे उस टाइम पे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। तो ये आपकी नीच सिस्टम या आपकी रॉयल्टी सिस्टम। अब आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इस हिसाब से आपको बहुत सारे आपके माइंड्स में क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये एक आपका डेमो पीस है कि कुछ इस तरीके का इंडिगोज के अंदर इंक का जनरेट किया करा जाता था। क्लियर? और एक ये आपका देख लो जिसके अंदर बंगाल के अंदर 1867 के अंदर पहली बार इंडिगो डाइंग फैक्ट्री आप कुछ इस तरीके की दिखती थी। क्लियर? और मोस्ट ऑफली सारे के सारे जितनी भी फैक्ट्रीज थी ना, स्टार्टिंग से होता हुआ है ये हमेशा नदी के आसपास के एरियाज में रहती थी। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं हम आपके अब कौन सा एक और टॉपिक आपका जो बाकी है वो आपका होगा ये वाला टॉपिक। ये हाँ, ये चैप्टर आपको कुछ बड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, नीच सिस्टम और रॉयल्टी सिस्टम समझ चुके हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ब्लू रिबिलियंस या फिर रिबिलियंस क्या होता है? ये होता है जब मार्च 1859 के अंदर, कब? मार्च 1859 के अंदर लोगों ने इंडिगो प्लांट्स के अगेंस्ट और इंडियन एजेंट्स के अगेंस्ट और जितने ब्रिटिशर्स लोग जो इस चीज़ को कल्टीवेशन के रूप में करवा रहे थे उनके अगेंस्ट चले गए। और इसके अंदर होता यह है कि ज़मींदार और हेड बॉय थे उनके जाके साथ खड़े हो गए और उनको बोल दिया कि अब आप लोग ही हमारे माई बाप हो, आप लोग जो बोलोगे हम वैसा करेंगे, बट हमको ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करना है। और होता भी यही है कि इन रिजल्ट में क्या होता है कि लोग या फिर जो ब्रिटिशर्स थे अपने कुछ चीज़ों में, कुछ ऐसी कोलैप्स चीज़ों में, कुछ चीज़ों में अपने टर्म एंड कंडीशंस को चेंज करते हैं। और उससे होता भी यही है, उसको करना इसलिए पड़ता है, उनको याद रखना, उनको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि पूरी की पूरी इंडिगो प्लांटेशंस में रिवॉल्यूशन आता है और पूरा का पूरा इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर जाता है कि डिमांड इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो डिमांड वहाँ तक कोई फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर फुल्ली प्रोटेस्ट चल रहा था और सारे इंडिगो प्रोडक्शन बंद कर दिए गए थे। और याद रखना, उनको एक चीज़ यहाँ पे सबसे कम फायदेमंद इसलिए हो रही थी, क्यों? क्योंकि रियायत सिस्टम को इसने बॉयकॉट कर दिया था। जो आपका रियायत सिस्टम है जिसके अंदर आपको 25% ज़्यादा पैसा मिलता था हर एक चीज़ से, आप लोन उठा सकते थे, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस था, आपके पास प्रॉपर मजूर है, आपको उनको कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना है, एवरीथिंग वॉज बी पॉसिबल गुडली। बट सबसे पहले उन लोगों ने वही डिसाइड किया कि रियायत सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। क्लियर? ओके। अब उसके बाद होता है ये कि धीरे धीरे उनके पास जितना रेवेन्यू था उस रेवेन्यू से वो लोग कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को ख़रीदना शुरू करते हैं, जिससे उनको लगता है कि एक काम करते हैं, अगर इंडिगो का पूरा हमारा धंधा अगर बंद हो जाता है इन फ्यूचर, तो हमारे पास ऑलरेडी कॉटन और सिल्क की ऑलरेडी बल्क में वो चीज़ें होंगी जिसकी डिमांड इंग्लैंड के अंदर हम क्रिएट करेंगे और हम वहाँ पे ये बोलेंगे कि हम लोग किसी और कंट्री से लेके आ रहे हैं बट हम लाएंगे इंडिया से ही। क्लियर? तो कुछ इस तरीके का वो पूरा उनका दिमाग चलता है। बट एट लास्ट उनके दिमाग में और चीज़ें भी आ जाती हैं जिसके अंदर हमको ये समझ में आता है कि एक काम करो, बंगाल की इकोनॉमी को इस तरीके से इफ़ेक्ट करो कि बंगाल के अंदर किसी के पास कुछ खाने या फिर कुछ पीने के रहे ना। इसलिए वो लोग ट्रिगर करते हैं और वो लोग अपना सारा पैसा वहाँ के जितने भी कॉटन सिल्क टेक्सटाइल थे उन सबको खरीद डालते हैं।
जितने भी रिसोर्सेज थे उनको सबको खरीद डालते हैं और वहाँ पे खाने पीने की इस हद तक की शॉर्टेज कर देते हैं कि 1717 के अंदर आपके बंगाल के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया, या फिर कह लो कि भूखमरी के कारण वहाँ पे लोग मर गए लिटरली। ठीक है, क्यों मरे उसका रीज़न ये था क्योंकि उस हद तक उस पूरी की पूरी चीज़ों में लोगों ने फोर्सफुली अपनी ज़मीनों को बेच बाच के जो कुछ भी पैसा मिला उससे काम काज चलाया। कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला तो कुछ लोगों ने अपने घर की चीज़ों को बेच बाच के, अपनी औरतों को बेच बाच के, अपने बच्चों को बेच बाच के अपना ज़िंदगी या फिर अपनी पूरी की पूरी महनता को निकाला था। उस टाइम पे बंगाल की सिचुएशन उन लोगों ने ऐसी कर दी थी, समझ रहे हो, पूरी की पूरी डेजर्ट के रूप में सब कुछ खड़ा कर दिया था कि कुछ रहे ना, ये एक हद तक उन्होंने कर दिया था। और कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जब इंडिगो की खेती की जाती है तो इंडिगो अपने पीछे लैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए चलती है। वो पूरी सॉइल को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करती है कि उसके ऊपर बाद में कुछ सालों तक कुछ उगा सकते नहीं हो आप। और होता भी ये है कि अतिशन करके एक जो आपका एक विलेज होता है वो पूरा का पूरा विलेज आज की डेट में भी डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, समझ रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके की बंगाल की स्टोरी थी। आगे फाइनली होता क्या है, 1965 में दीवानी से सब कुछ शुरू होता है। लोग जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन सिल्क को खरीदना शुरू करते हैं, हर एक चीज़ की डिमांड्स को कम कर देते हैं। बंगाल के अंदर 1970 के अंदर इतने लोग मर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लोग अपनी चीज़ों को छोड़ के भागना शुरू करते हैं किसी और कंट्रीज़ या किसी और राज्य के अंदर अपनी समरण को लेना शुरू कर देते हैं। बट आगे जाके कंपनी इंट्रोड्यूस करती है परमानेंट सेटलमेंट 1793। इसके अंदर क्या होता है कि राजास एंड तालुकदार हैज़ बीन आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट्स, और उन रेंट्स को उन्हें प्रॉपरली कंपनी को टाइम टू टाइम पे आउट करना है, और दिस विल बी द फिक्स परमानेंट। ठीक है, क्लियर, कि जब तक ये कंपनीज यहाँ पे हैं उनको ये सारा का सारा टैक्स देना है, वो भी परमानेंटली टैक्स देना है। ऐसा नहीं कि आज दिया कल नहीं देना, नहीं, उनको परमानेंटली टैक्स देना है। ओके, और होता क्या है इसके बाद, ये सब कुछ तो उनको करने में मज़ा आया, लोग भी मान गए, लोगों को भी लगा कि हाँ भाई अब जब हमारा पैसा हमारे ही किसी इंसान के पास मिल रहा है तो हम उसको कन्वेंस कर सकते हैं कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा पे आउट मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे उनकी डिमांड्स भी बढ़ चुकी थी, लेबर्स की भी। तो इस तरीके से ज़मींदार लोगों ने बहुत पैसा बनाया और ज़मींदार लोगों को अब ईजीली क्लाइंट्स या फिर ईजीली लेबर्स मिलने लगे थे। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ज़मींदार लोगों के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी हाई लेवल पे, बट वो लोग आगे ऊपर डिफ़िकल्टी पे कर पा रहे थे। मतलब हो ये रहा था कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जितनी मेहनत ज़मींदार लोग कर रहे थे, उनके हिसाब से उनके पास उतना पैसा तो आ रहा था, बट जितना पैसा आ रहा था वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स के रूप में ऊपर ही दिए जा रहे थे, कंपनीज़ को दिए जा रहे थे, जिससे हो गया था कि कंपनीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो गया था और ज़मींदार का डेवलपमेंट कम हो गया था। पर ज़मींदार ने बीच के पार्ट्स में 19th सेंचुरीज़ के डेकेड्स के बीच के मिडिल पार्ट के अंदर उसने ऐसा कुछ अपना जुगाड़ लगाया, जिससे हुआ ये कि वो ऑन रिकॉर्ड्स के अंदर क्रॉप्स को कम दिखाता था और पैसे को ज़्यादा दिखा रहा था। धीरे धीरे इसका डिफरेंस इतना हो चुका था कि क्रॉप्स की डिमांड्स इस हाथ से ज़्यादा बढ़ा दी थी, इतनी बढ़ा दी थी कि ऑटोमेटिकली सबका सारा का सारा पैसा जो एक समझ लो अगर एक प्लांट 1 रुपये का मिल रहा है, सॉरी एक प्लांट 100 रुपये का मिल रहा है, जब तक उसकी डिमांड सप्लाई कॉमन है तब तक वो एक प्लांट 100 का मिलता रहेगा। जैसे ही प्लांट्स मार्केट में 2 हो जाएंगे, होगा क्या कि वही एक प्लांट 50-50 में बिकेगा। अगर वहाँ 3 हो गए तो उस तरीके से, फिर वहाँ पे 4 हो गए तो हो भी गया था कि ज़मींदार लोगों ने पहले उसकी शॉर्टेज की, जिससे कि वो 100 रुपये का प्लांट सीधा 800-900 में जा रहा है, उसके ऊपर से मार्जिन बन रहा है और उसके हिसाब से वो बेच रहे हैं। बट जैसे उनको लगा कि अब यहाँ पे हम लोग सारा का सारा पैसा ऐसे फिक्स सेटलमेंट के रूप में हम लोग ब्रिटिश को दे रहे हैं और ब्रिटिश कंपनियाँ विदाउट एनी मेहनत कुछ भी किए बिना वो लोग खा रहे हैं, तो अब करना क्या है। तो वो लोग ज़मींदार लोग ये भी करते हैं कि वो लोग कंपनी के आड़ के अंदर और किसानों को इतना समझा देते हैं कि प्रोडक्शन इस हद तक हाई कर दो कि ऑटोमेटिक दाम गिर जाए। और होता भी यही है कि सारे के सारे ऑटोमेटिक दाम गिर जाते हैं और सारे का सारा कंपनी का फिर से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे बात करते हैं कि फर्स्ट सेटलमेंट कि सब पहला सेटलमेंट हुआ था, तो उस सेटलमेंट के बाद सब कुछ शुरू होता है जब इंग्लिश मैन फिर से इंट्रोड्यूस करता है मालवारी सेटलमेंट।
ठीक है। हॉल्टल मैकेंजी आपका जो पहला इंसान होता है जो फिर से सेटलमेंट या फिर परमानेंट सेटलमेंट को निकालता है और इंट्रोड्यूस करता है मलबारी सेटलमेंट, जो कि आपका 1822 के पीरियड्स में आता है, जिसका एक काम होता है कि अब कलेक्टर बनाया जाएगा। वो कलेक्टर गांव-गांव जाके इंस्पेक्ट करेगा, लैंड की विजिट करेगा, गांव की विजिट करेगा, फील्ड को मेजर करेगा और हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा। और एक और चीज़, जिस भी समुदाय का गांव है, कितने प्रकार की जातियां रहती हैं, कितने लोग रहते हैं, उन सब के हिसाब से हर एक गांव को डिवाइड किया जाएगा। उस गांव के अंदर पर्टिकुलर ज़मीन को डिवाइड किया जाएगा। उस ज़मीन के अंदर से ईच प्लॉट्स को एक एक छोटे से छोटे हिस्से को डिवाइड किया जाएगा और उस डिवाइड किए हुए हिस्से को प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाएगा। उस कैलकुलेट करने के बाद उसका रेवेन्यू किया जाएगा और रेवेन्यू की जिम्मेदारी किसकी होगी? विलेजर की या फिर महल की, जो पे किया जाएगा इसको, और ये पे करेगा ब्रिटिश इंडिया को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनीज को पे करेगा। ओके, साउथर्न पार्ट्स के अंदर जो रटवाई सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूप में चला। अलेक्जेंडर रीडर्स ने उसको इस तरीके से डेवलप किया कि लोगों ने ना विरोध किया ना कुछ किया, उसको एक्सेप्ट ही कर लिया, उनको वो मज़ा भी आ गया। राउटवाई सिस्टम में होता है, मेरे को पहले बता रहे कि प्रोडक्शन इतने लेवल पे हाई होता है कि वहाँ पे लोगों के पास मार्जिन बचता ही बचता है, राइट। जो आपका फिक्स परमानेंट सेटलमेंट था या फिर कह लो कि आपका सिस्टम निजी सिस्टम था, तो इन सब के अंदर आपका कहीं ना कहीं ना वो आपका मार्जिन नहीं बचता था। पर रोटवाइज सिस्टम के अंदर आपका मार्जिन बचता ही बचता है, क्योंकि सबका हिस्सा निकालने के बाद आपको प्रॉपरली उसको आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। आगे बात करते हैं कि 18th सेंचुरीज़ के अंदर उन्होंने अपने जो चीज़ों थे उनमें थोड़ी वृद्धि लाई और इंडिगो से ओपियम के ऊपर भी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। एक तरीके का प्लांट ही होता है ओपियम भी, उसके अंदर भी उन्होंने सबको शिफ्ट करना शुरू किया कि भाई हमको ये चीज़ भी उगानी चाहिए, फिर ये चीज़ों का भी हमको डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ये पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है, जो आपको मैंने बता दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ आपकी है, तो ये नीड सिस्टम और रोटरी सिस्टम आपको भूलना नहीं है, आपको ये खास याद रखनी है। क्लियर? बाकी जितना कुछ मैंने बताया वो आपको स्टोरी के रूप में आपको याद रह जाएगी, ज़्यादा कुछ डिटेल में आज याद मत रखना, बस ये याद रखना कि नीड सिस्टम और रोटरी सिस्टम क्या होते हैं और कहाँ से आए, किस तरीके से आए, और इंडिगो पेंट्स या फिर इंडिगो जो आपका एक सिस्टम था वो उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह की सिस्टम चलती थी। क्लियर? तो ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स थे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।